कभी सोचा है कि पैसा हमें इतना परेशान क्यों करता है? आज हम पैसे के पीछे की मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। मतलब वो छिपी हुई ताकतें जो तय करती हैं कि हम अमीर होंगे, गरीब रहेंगे या शायद हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबने ये देखा है ना? कोई बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा इंसान, और जब पैसे की बात आती है तो उनके फैसले समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। पैसे से जुड़े हमारे फैसले सिर्फ कैलकुलेटर और स्प्रेडशीट से नहीं लिए जाते। वो असल में हमारे दिल से, हमारे दिमाग से और हमारे अपने पर्सनल अनुभवों से तय होते हैं। असल में ये सब साइकोलॉजी का खेल है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि जो फैसले हमें बाहर से देखने पर एकदम पागलपन लगते हैं, वो किसी और के लिए पूरी तरह से सही क्यों हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहला बड़ा आइडिया आता है। पैसे को लेकर हमारी सोच आती कहाँ से है? इसका जवाब है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। ये हमारे अतीत में, हमारे अनुभवों में लिखी होती है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी छाप है जो कभी नहीं मिटती। इसे ऐसे समझिए, एक इंसान जिसने भयानक महंगाई का दौर देखा है, उसके लिए कर्ज किसी दुश्मन जैसा है। लेकिन दूसरा इंसान जिसने हमेशा शेयर बाजार को बस ऊपर ही जाते देखा है, वो कर्ज को आगे बढ़ने का एक मौका समझता है। तो कौन सही है? जवाब है दोनों। अपनी अपनी कहानी के हिसाब से दोनों ही सही है। और यही बात पैसे को इतना पर्सनल बना देती है। किसी का भी नज़रिया इस पर निर्भर करता है कि वो कब और कहाँ पैदा हुआ, उसके परिवार ने क्या सिखाया और उसने दुनिया को कैसे चलते देखा। पैसे की दुनिया में कोई एक फॉर्मूला हर किसी के लिए काम नहीं करता। तो ये तो हुई हमारे अंदर की बात। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहरी दुनिया की ताकतें जैसे किस्मत, रिस्क और दूसरों से हमारी तुलना, ये भी हमारे फैसलों पर उतना ही गहरा असर डालती हैं, भले ही हम इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी एक बहुत मज़ेदार आदत है, जब कोई सफल होता है तो हमें लगता है वाओ क्या टैलेंट है, और जब कोई फेल होता है तो हम कहते हैं इसमें दिमाग ही नहीं था। हम ये कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि किस्मत और सही समय का भी तो खेल होता है। और सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? हम ये भूल जाते हैं कि हर कोई अलग अलग खेल खेल रहा है। एक डे ट्रेडर का लक्ष्य घंटों में पैसा बनाना है, जबकि एक लॉन्ग टर्म निवेशक दशकों की सोचता है। जब एक खिलाड़ी दूसरे के स्कोरबोर्ड को देखकर अपना खेल खेलने लगता है, तो समझिए हार पक्की है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंसानी कमजोरी की। हम एक अनिश्चित दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें निश्चितता चाहिए, एक गारंटी चाहिए। और इस सुकून के लिए हम अक्सर ऐसी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं पर सच नहीं होती। जैसे कि ये कहानी, अरे ये स्टॉक तो पक्का ऊपर जाएगा। कितनी आसान और भरोसेमंद लगती है ना? ये हमारे दिमाग की सारी अनिश्चितता और डर को एक झटके में खत्म कर देती है। या फिर ये वाली कहानी, रियल एस्टेट के दाम कभी गिर ही नहीं सकते। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर भरोसा करके लाखों लोगों ने अपना सब कुछ गंवाया है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े सच को नज़रअंदाज करती है, रिस्क। और आखिर में सबसे खतरनाक शब्द, गारंटी। पैसे की दुनिया में ये शब्द एक धोखा है। जब भी कोई गारंटी की बात करे तो समझिए कि वो आपको सच्चाई नहीं बल्कि एक सुकून देने वाला झूठ बेच रहा है। तो सवाल ये है कि हम इन झूठी कहानियों पर यकीन करते क्यों हैं? क्योंकि असलियत ये है कि फाइनेंस की दुनिया बहुत उलझी हुई है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और इस उलझी हुई सच्चाई का सामना करने से कहीं ज़्यादा आसान है एक मीठी सीधी सादी कहानी पर भरोसा कर लेना। तो अगर हमारा दिमाग ऐसे काम करता है तो इसका हल क्या है? चलिए अब एक बेहतर रास्ते की बात करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो तार्किक यानी लॉजिकल होने पर नहीं बल्कि व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल होने पर जोर देता है। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक लॉजिकल फैसला शायद कागज पर एकदम परफेक्ट लगे, लेकिन अगर वो आपको रात भर जगाए रखता है तो वो फैसला आपके लिए बेकार है। एक प्रैक्टिकल फैसला वो है जिसके साथ आप शांति से जी सकें और जिसे लंबे समय तक निभा सकें। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? कुछ बातें हमेशा याद रखें। दूसरों के नजरिए का सम्मान करें। सिर्फ नतीजों के पीछे मत भागिए, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दें। वो रणनीति चुनिए जिसके साथ आप सुकून से रह सकें। अपनी दौड़ किसी और से मत लगाइए
और जो भी भविष्य की गारंटी दे उस पर हमेशा शक करें। और ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। क्या हो अगर हम हमेशा सबसे बेस्ट प्लान ढूंढना छोड़ दें और इसके बजाय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये वो रास्ता है जिस पर मैं अच्छे और बुरे दोनों समय में सालों तक चल सकता हूँ? अमीर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये महंगी कारें हैं, बड़े बड़े घर? चलिए आज हम दौलत को लेकर हमारी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं और समझते हैं कि सच्ची दौलत असल में होती क्या है। तो पहला सवाल यही है कि दौलत आखिर दिखती कैसे है? जब कोई अमीर या दौलतमंद शब्द सुनता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आती है? शायद कुछ ऐसी। जी हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होता है एक महंगी चमचमाती कार। लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स, मतलब एक मनोवैज्ञानिक विरोधाभास शुरू होता है। और इस विरोधाभास का नाम है द मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये हमारी उस सोच पर ही सवाल खड़ा कर देता है जो हमें दिखावे के लिए खर्च करने पर मजबूर करती है। देखिए होता क्या है, महंगी चीजें खरीदने के पीछे एक बहुत आम सी सोच काम करती है। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई लग्जरी आइटम होगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमें लगेगा कि सारा ध्यान हम पर है। लेकिन असलियत कुछ और ही है, और वो काफी चौंकाने वाली है। जब लोग सड़क पर एक महंगी कार देखते हैं तो वो ड्राइवर की तारीफ नहीं करते, नहीं, वो कार की तारीफ करते हैं और मन ही मन सोचते हैं, वाह काश ये कार मेरे पास होती। वो कहते हैं क्या शानदार कार है, ना कि कितना शानदार इंसान है। दूसरों की तारीफ पाने की ये चाहत हमें एक और भी गहरे जाल में फंसा देती है, जिसे कहते हैं कभी भी पर्याप्त नहीं का जाल। ये और ज्यादा पाने की एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जरा सोचिए, होता क्या है जब कोई 10 लाख रुपए कमाता है तो वो उन लोगों को देखता है जो 15 लाख कमा रहे हैं। फिर जब वो 15 लाख तक पहुंचता है तो उसकी नज़र 25 लाख कमाने वालों पर टिक जाती है, और ये सिलसिला ये बस चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? लोग ऐसे पैसों के लिए बड़े से बड़े और कभी-कभी तो बेमतलब के जोखिम लेने लगते हैं, जिनकी उन्हें असल में जरूरत भी नहीं होती। और इतिहास गवाह है, ऐसे कितने ही अमीर लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ लालच की वजह से अपनी सारी दौलत गंवा दी। जोखिम लेने की जो आदत है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी से पैदा होती है। हम अक्सर अमीर होने और दौलतमंद होने के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते, और ये फर्क भले ही दिखता ना हो पर है बहुत जरूरी। अमीर होना मतलब ज्यादा आमदनी, ये दिखता है महंगे कपड़ों में, बड़ी गाड़ियों में, ये वो पैसा है जो खर्च हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दौलतमंद होना, ये बचत से जुड़ा है, ये वो पैसा है जो दिखता नहीं, जो बैकग्राउंड में चुपचाप बढ़ता रहता है और आपको असली वित्तीय सुरक्षा देता है। तो फिर असली दौलत की परिभाषा क्या हुई? बहुत सीधी सी बात है, दौलत वो पैसा है जो आप खर्च नहीं करते। ये आपकी बचत हैं, आपके निवेश हैं, वो सारी संपत्ति जो आपको चुपचाप बिना किसी दिखावे के सुरक्षा दे रही है। अच्छा, तो अगर महंगी चीजें खरीदना दौलत का असली मकसद नहीं है तो फिर क्या है? पैसा असल में हमें क्या दे सकता है? इसका जवाब है एक ऐसी चीज जो किसी भी लग्जरी सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। दौलत का सबसे ऊंचा रूप हर सुबह उठकर ये कहने की क्षमता है कि आज मैं वो सब कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। जरा इस विचार की गहराई को समझिए। दौलत का असली इनाम अपने जीवन और अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना है, ये कहने की आजादी कि आज का दिन सिर्फ मेरा है। मतलब साफ है, पैसे की सबसे बड़ी कीमत लग्जरी सामान नहीं बल्कि अपने समय पर नियंत्रण है। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो बहुत कमाता है पर हमेशा तनाव में रहता है, जिसके पास अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो शायद कम कमाता है पर जिसके पास अपने समय पर पूरा कंट्रोल है। अब बताइए, असली दौलतमंद कौन है? तो सवाल ये है कि इस अदृश्य दौलत को बनाया कैसे जाए? इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। सबसे पहले अपने लिए ये तय करें कि इनफ यानी पर्याप्त का मतलब क्या है। इससे आप उस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, अपने हर वित्तीय फैसले में दिखावे से ज्यादा आजादी को प्राथमिकता दें। तीसरा, कुछ भी खरीदने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछें,
क्या मैं ये चीज़ अपनी ज़रूरत के लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ दूसरों की वाहवाही के लिए? और सबसे ज़रूरी चौथा पॉइंट, जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े, अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने की जगह अपनी बचत की दर बढ़ाएं। असली तरक्की यही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल खुद से पूछने के लिए रह जाता है, जो पैसा कमाया जा रहा है वो सच्ची आज़ादी खरीद रहा है या फिर सिर्फ एक बेहतर दिखने वाला पिंजरा तैयार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे दौलत बनाने के उस रास्ते की जो शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। सच कहूं तो असली रास्ता काफी हैरान करने वाला है। तो चलिए इस सफर को एक साथ समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि असल में वो कौन सी चीज है जिससे लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनती है? क्या ये कोई किस्मत का खेल है या फिर कोई छिपा हुआ राज? आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हमें अक्सर यही लगता है कि अमीर बनने के लिए या तो कोई जीनियस होना चाहिए या फिर मार्केट में कब पैसा लगाना है और कब निकालना है इसकी परफेक्ट टाइमिंग पता होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल और हैरान करने वाली है। तो फिर दौलत का असली रास्ता है क्या? असल में ये कुछ ऐसा है जो किसी की भी पहुंच में हो सकता है। इसके लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस कुछ बहुत ही सरल सिद्धांतों को अपनी आदत बनाने की जरूरत है। दौलत बनाने का पूरा राज पता है किस पर टिका है? सिर्फ 3 चीजों पर। लगातार बचत करते रहना, सब्र रखना, बहुत सारा सब्र, और समय की ताकत को समझना। जी हां, बस यही 3 बातें। सुनने में कितनी सिंपल लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी पावर वो असाधारण है। तो चलिए पहले पिलर से ही शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जिसे हर कोई कंट्रोल कर सकता है, हमारी सेविंग्स रेट। यही दौलत बनाने की गाड़ी का असली स्टार्टिंग इंजन है। बचत का मतलब सिर्फ पैसा अलग रख देना नहीं होता। बचत असल में हमारी आमदनी और हमारे खर्चों के बीच का गैप है, और यही गैप आगे चलकर हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है, हमारी आज़ादी बनता है और हमारा भविष्य बनता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना है। जरा सोचिए, एक तरफ कोई है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन बचत बहुत कम, और दूसरी तरफ कोई है जिसकी इनकम ठीक ठाक है लेकिन वो बहुत अनुशासन से ज्यादा बचत करता है। तो ज्यादा जरूरी क्या हुआ? और जो नतीजा है वो सच में चौंका देता है। कोई अपनी कमाई का 30% बचाकर उससे दोगुनी कमाई करने वाले से भी ज्यादा अमीर बन सकता है जो सिर्फ 5% बचाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, कमाई से ज्यादा जरूरी सेविंग्स रेट है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जादुई पिलर पर, समय का स्नोबॉल इफेक्ट। ये एक ऐसी ताकत है जो शुरू तो बहुत धीरे धीरे होती है लेकिन फिर अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग को आप एक बर्फ के गोले की तरह समझ सकते हैं। जब वो किसी पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा और तेज हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? वॉरेन बफे। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी 99% से ज्यादा दौलत 60 साल की उम्र के बाद बनी। यही है समय और कंपाउंडिंग की असली ताकत। चलिए एक पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए एक इंसान जल्दी निवेश शुरू करता है लेकिन कुछ साल बाद बंद कर देता है, और दूसरा थोड़ी देर से शुरू करता है लेकिन काफी लंबे समय तक निवेश करता रहता है। तो अंत में ज्यादा पैसा किसके पास होगा? नतीजा आपको चौंका देगा। वो इंसान जिसने सिर्फ 10 साल बचत की, वो उस इंसान से ज्यादा अमीर बन जाता है जिसने 30 साल तक बचत की। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ? जवाब बहुत सिंपल है, उसने शुरुआत जल्दी की थी। समय कभी-कभी लगाए हुए पैसे से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अब हम आते हैं सबसे मुश्किल तीसरे पिलर पर, धैर्य की परीक्षा पास करना। देखिए, पैसा बचाना और निवेश करना एक बात है, लेकिन दशकों तक शांत और अनुशासित बने रहना सबसे बड़ी चुनौती यही है। हर रोज हमें कुछ ऐसी ही सुर्खियां देखने को मिलती हैं, है ना? आने वाला है वित्तीय संकट, बाजार बुरी तरह गिरने वाला है। ये सुर्खियां डर पैदा करती हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान लेती हैं। लेकिन इस शोर शराबे वाली सुर्खियों के पीछे एक शांत सच्चाई भी छिपी है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में गरीबी कम हुई है, लोगों की औसत उम्र बढ़ी है और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। संकट अचानक आते हैं, लेकिन तरक्की धीरे धीरे और लगातार होती है। तो फिर सवाल ये है कि निराशावादी बातें इतनी आकर्षक क्यों लगती हैं?
क्योंकि बुरी खबरें हमेशा ड्रामा से भरी होती हैं, तेजी से फैलती हैं और हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि अभी इसी वक्त कुछ करने की जरूरत है, जबकि अच्छी खबरें और तरक्की वो अक्सर धीमी और थोड़ी बोरिंग लगती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसे 3 बहुत ही आसान कदमों में समझा जा सकता है। ये एक तरह से दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल टूल किट है। तो ये रहा दौलत बनाने का सिंपल टूल किट। पहला कदम, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरा, कमाई से ज्यादा अपनी बचत दर पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी, तीसरा, सब्र रखें। बाजार के रोज रोज के शोर को नजरअंदाज करें और महीनों में नहीं बल्कि दशकों के नजरिए से सोचें। देखिए, सिद्धांत तो बहुत सीधे साधे हैं ना, लेकिन वो जो सब्र वाली बात है वो बिल्कुल आसान नहीं है। तो असली सवाल ये उठता है, जब अगली बार टीवी पर अखबारों में सुर्खियां चिल्लाएंगी, जब मार्केट में चारों तरफ घबराहट का माहौल होगा, तब हम क्या करेंगे? असली परीक्षा तो बस उसी एक पल की है। अक्सर हम बात करते हैं अमीर बनने की, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है, और वो है अमीर बने रहना। चलिए इस बेहद जरूरी हुनर को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा मुश्किल क्या है, अमीर बनना या अमीर बने रहना? देखिए, ज्यादातर लोगों का पूरा फोकस पहली चीज पर होता है, लेकिन असली खेल तो दूसरे में है। और यहीं पर पैसे का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम सामने आता है। वो ये कि अगर कोई टिक ही नहीं पाया तो बाकी किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। लंबे समय तक टिके रहना ही दौलत की असली बुनियाद है। चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे दौलत बनाना और उसे संभाल कर रखना एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं। मतलब जो स्किल्स दौलत बनाने में काम आती है ना, वो उसे बनाए रखने के लिए काफी नहीं होती हैं। आप देखिए, ये दोनों एकदम अलग खेल हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमिज्म, रिस्क लेने की हिम्मत और बड़े बोल्ड फैसले लेने की क्षमता। दूसरी तरफ अमीर बने रहने के लिए चाहिए विनम्रता, सावधानी और फिजूल खर्ची से बचना। एकदम उल्टा है ना? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी। सोचिए, उसने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कमाल है। लेकिन फिर उसने बहुत आक्रामक तरीके से जोखिम भरे वेंचर्स में पैसा लगा दिया, हद से ज्यादा कर्ज उठा लिया, और नतीजा, कुछ ही सालों में सारी की सारी दौलत हवा हो गई। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? बहुत साफ है। दौलत बनती है समझदारी से रिस्क लेकर, लेकिन वो बचती है गैर जरूरी जोखिमों से दूर रहकर। ये पूरा का पूरा माइंडसेट में बदलाव का खेल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में सर्वाइव कैसे किया जाए। एक ऐसी दुनिया जहां किस्मत और अचानक होने वाली घटनाएं, यानी कि सरप्राइजेस, एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक आउटकम्स या असममित परिणाम। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर जो बड़े रिजल्ट्स आते हैं ना, वो बस कुछ गिनी चुनी घटनाओं या इन्वेस्टमेंट से ही आते हैं। मतलब कुछ बड़ी जीतें ढेरों छोटी मोटी हार पर भारी पड़ जाती हैं। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है वो ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन एप्पल या अमेज़न जैसी कुछ कंपनियां, इनकी सफलता इतनी जबरदस्त होती है कि असल में यही पूरे बाजार की ग्रोथ को खींचकर ऊपर ले जाती हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वो ऐसी ही चौंकाने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। 1987 का ब्लैक मंडे हो, 2000 का .com बबल बर्स्ट हो, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर हाल ही में 2020 की महामारी। इनमें से किसी को भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, पर इन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबक क्या है? सबक ये है कि इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी और जरूरी घटनाएं होती हैं, वो वही होती हैं जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जो इन अनजाने झटकों को भी सह सके। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जो हमें टिके रहने में, सर्वाइव करने में मदद करती हैं। चलिए यहां दो लोगों की सिचुएशन देखते हैं। एक तरफ है व्यक्ति अ, वो अपनी 95% इनकम खर्च कर देता है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। और दूसरी तरफ है व्यक्ति ब, जो सिर्फ 60% खर्च करता है और उसके पास 6 महीने की सेविंग्स भी हैं। अब खुद सोचिए, जब कोई संकट आएगा तो कौन टिका रहेगा? जवाब साफ है, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी गलती की गुंजाइश रखने की ताकत। और देखिए, ये जो सेफ्टी का मार्जिन है ना, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये दिमागी सुकून देता है, ये तनाव कम करता है
और सबसे ज़रूरी बात, ये बुरे वक्त में घबराहट में आकर गलत फैसले लेने से बचाता है और इसी वजह से कोई भी गेम में बना रह पाता है। अच्छा, अब आते हैं वोलेटिलिटी पर, यानी बाजार के उतार चढ़ाव पर। अक्सर लोग इसे एक खतरे की तरह देखते हैं, लेकिन इसे देखने का एक दूसरा नजरिया भी है। ये कोई जुर्माना नहीं है, ये तो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न कमाने के लिए चुकाई जाने वाली एक जरूरी फीस है। मान लीजिए बाजार 30% गिर जाता है, ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ये असल में गेम से बाहर निकलने का सिग्नल नहीं है। ये लंबी अवधि में ग्रोथ पाने की एंट्री फीस है, एक कीमत जो कामयाब निवेशक चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर एक क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं कि आखिर फाइनेंशियल रेजिलियंस यानी वित्तीय मजबूती कैसे बनाई जाए। तो एक मजबूत और टिकाऊ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सर्वाइवल पर फोकस, मतलब इमरजेंसी फंड बनाइए और ज्यादा कर्ज से बचिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि एक जगह झटका लगे तो सब कुछ खत्म ना हो। अपनी इनकम का कम से कम 20-30% बचाकर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाइए। और हाँ, हमेशा ये मानकर चलिए कि प्लान में गड़बड़ होगी ही होगी, सरप्राइजेस आएंगे। और आखिर में ये समझिए कि वोलेटिलिटी एक फीस है, कोई जुर्माना नहीं। और अब अंत में एक सवाल खुद से पूछने के लिए छोड़ जाते हैं, किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ ग्रोथ के लिए बनी है या फिर वो लंबे समय तक टिके रहने के लिए बनाई गई है? क्योंकि असली कामयाबी तो टिके रहने में ही है। नमस्कार, आज हम फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा अलग हटकर सोचेंगे। हम उन कॉम्प्लिकेटेड सलाहों से आगे बढ़कर उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में लंबी अवधि की संपत्ति बनाने की नींव रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है हम सब अपने भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सारे प्लान्स एक ऐसे इंसान के लिए हों जिसे हम जानते ही नहीं, मतलब हमारा ही भविष्य का रूप? और यहीं से हमारा पहला आइडिया निकलकर आता है। हम एक अजनबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, जो इंसान आज ये प्लान बना रहा है वो उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो दशकों बाद इन फैसलों के नतीजों के साथ जी रहा होगा। असल में ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम सब ये गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि आज जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी, और इसी सोच के चक्कर में हम कुछ ऐसे कठोर वित्तीय फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इस स्लाइड को देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए 25 साल की उम्र में प्राथमिकताएं क्या होती हैं? उत्साह, स्टेटस, जल्दी सफलता। तो नतीजा, एक महंगी कार और एक बड़ा घर खरीद लिया। लेकिन जब वही इंसान 40 का होता है तो उसकी दुनिया बदल चुकी होती है। अब उसे शांति चाहिए, लचीलापन चाहिए, परिवार के साथ वक्त बिताना है, और वही कार और घर के कर्ज अब एक बोझ लगने लगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हमने अपने एक टेम्पररी वर्जन के लिए परमानेंट फैसले ले लिए थे। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि आपके फाइनेंशियल प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन एकदम सटीक होने से कहीं ज्यादा कीमती है। एक ऐसा प्लान जो वक्त के साथ बदल सके, वो हमेशा एक कठोर और न बदलने वाले प्लान से बेहतर होता है। और इसी बात से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सटीकता का जाल। चलिए समझते हैं कि क्यों एकदम डिटेल और कठोर प्लान्स अक्सर फेल हो जाते हैं। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है ना, कि जितना डिटेल्ड आपका फाइनेंशियल फोरकास्ट होगा, प्लान उतना ही अच्छा होगा। पर सच कहूं तो ये एक जाल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप मान लें कि दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है और आप उसी पर चलने की जिद कर रहे हैं, जबकि हजारों संभावनाएं मौजूद हैं। तो ये कठोर प्लान्स टूटते क्यों हैं? क्योंकि वे इस बात को नहीं मानते कि हम इंसान समय के साथ बदलते हैं। वो हमें ऐसे वादों और कर्जों में बांध देते हैं जो बाद में हमारी बदलती जिंदगी से मेल नहीं खाते। और फिर जब जिंदगी में कोई बदलाव आता है तो यही प्लान्स स्ट्रेस और पछतावे की वजह बन जाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर, जटिलता का भ्रम। यहां हम देखेंगे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी में असल में क्या फर्क होता है। एक और बहुत बड़ा मिथक है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो नतीजे भी बेहतर होंगे। पर क्या ये सच है? क्या सच में पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट का जीनियस होना जरूरी है? इसको समझने के लिए चलिए दो तरह के इन्वेस्टर्स को देखते हैं। एक तरफ है इन्वेस्टर ए, जो खुद को एक रणनीतिकार समझता है।
वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है, मार्केट की भविष्यवाणियों पर ट्रेड करता है और लगातार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करता रहता है। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी, जो बस एक काम करता है, नियमित रूप से बचत करता है और सिंपल से इंडेक्स फंड में पैसा डालता रहता है। तो 30 साल बाद क्या हुआ? जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, नतीजे आपको हैरान कर देंगे। इन्वेस्टर बी, जिसने एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई, वो इन्वेस्टर ए से कहीं ज्यादा अमीर निकला। ये इस बात का सबूत है कि लगातार छोटे कदम उठाना बड़ी-बड़ी और जटिल छलांगे लगाने से कहीं बेहतर है। तो अगर सटीकता और जटिलता सफलता की गारंटी नहीं है, तो फिर क्या है? और यहीं हमारा चौथा और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, व्यवहार की शक्ति। ये है वो असली सच। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात का खेल नहीं है कि आप कितने होशियार हैं या कितना जानते हैं। नहीं, ये पूरी तरह से इस बात का मनोवैज्ञानिक खेल है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। आपकी आदतें, आपकी मानसिकता, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से ज्यादा मायने रखती हैं। तो वो कौन से गुण हैं जो सच में काम आते हैं? बस ये 4: अनुशासन, धैर्य, निरंतरता और एक लंबी अवधि का नजरिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो गुण हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, एक सरल और टिकाऊ प्लेबुक। ये रहे वो 4 बिल्कुल सिंपल नियम जो एक असरदार, लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहला, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना। दूसरा, नियमित रूप से सिंपल, डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना। तीसरा, फालतू के कर्ज से बचना। और चौथा, दशकों तक सब्र रखना और इन्वेस्टेड रहना। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो अंत में हम आपको कोई समरी नहीं बल्कि एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक सवाल जो शायद आपके पैसे को देखने का नजरिया बदल दे। क्या किसी की फाइनेंशियल लाइफ किसी एक भविष्यवाणी के सहारे बनी है, या फिर वो इतनी मजबूत है कि जिंदगी में आने वाले किसी भी बदलाव का सामना कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।